अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिशवाली सदरी वयस्सिर अमरी वाहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़निल्मा। अच्छा जी, कैफ से एमएफए का स्प्रिंग 24 का सेशन बाकायदा स्टार्ट करते हैं जी। मेरा नाम सऊद तारिक है एंड कैफ सिक्स से रिलेटेड कुछ बात करेंगे इंशाल्लाह आज। पहले ज़रा मैं कुछ अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ और फिर आगे कैफ सिक्स में क्या क्या है, किस तरीके से चीज़ों को कवर किया जाएगा और क्या अप्रोच होनी चाहिए, ये सारी की सारी बातें फिर हम इंशाल्लाह जो है वो उसके आगे करते हैं। अच्छा जी, अभी जैसे वैसे पहले कॉस्टिंग का भी इंट्रो था तो वहाँ भी मैं कुछ अपना इंट्रो दे रहा था, यहाँ भी मैं अपना इंट्रो बता देता हूँ। नाम जी आपको पता है जी, सऊद तारिक है मेरा। और अगर मैं दो हिस्सों में अपने इंट्रोडक्शन को ब्रेक करूं तो पहले मैं ज़रा कुछ एकेडमिक साइड में बात कर लेता हूँ, फिर प्रोफेशनल, फिर उसके बाद मैं टीचिंग साइड में बात कर लूँगा। 2006 आई completed my O levels. In 2008 I completed my A levels. Then in 2010 I completed my ACCA. 2011 I was part of KPMG, one of the big four audit firm, renowned audit firm of Pakistan as well as the world. Then in 2011 I ज्वाइन एज CA ट्रेनी ना। ACCA के बाद मैंने एग्जामेशन क्लेम की थी, फिर मैं CA में आ गया और फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2014 में मेरा जो है CA अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हुआ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। और 14 के बाद जो है फिर मैंने उसके बाद 17 तक KPMG में ही काम किया। KPMG को फिर मैंने खैराबाद का, KPMG को गुड बाय का। तो कुछ टाइम मैं इंडस्ट्री में काम करता रहा, फिर 2018 में मैंने अपनी फर्म बनाई ST&Co को। और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फर्म को जो है वो कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो ये कुछ प्रोफेशनल बात थी 2006 से लेके ऑनवर्ड। टीचिंग रिलेटेड अगर मैं बात करूँ आपसे तो टीचिंग रिलेटेड जो है वो भी एक बड़ा लंबा सफ़र है, तवील सफ़र है। 2005 में मैंने अपनी टीचिंग शुरू की थी, ठीक है, O लेवल्स को पढ़ाते। और अगर मैं समझ करूँ 2005 से लेकर 2014 तक, ये तकरीबन 9 ईयर्स का अर्सा बनता है। इसमें मैंने O लेवल्स पढ़ाया है, A लेवल्स पढ़ाया है, A लेवल्स के अलावा ACCA पढ़ाया है, जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है वो पढ़ाया है। तो ये सारा 9 ईयर्स के अर्से मेरा। देन 2014 was the turning point of my, जिसे कहते हैं ना कि टीचिंग करियर, व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग मॉड्यूल एफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैंने CA की टीचिंग में कदम रखा और CA का एक मुश्किल तरीन पेपर होता था जो मॉड्यूल एफ होता था उसमें। अभी तो मॉड्यूल नहीं है, पहले मॉड्यूल सिस्टम होता था। मॉड्यूल एफ का मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर मैंने, वन ऑफ द टफेस्ट पेपर माना जाता है। ठीक है जी। अच्छा, ये 14 में मैंने ये पढ़ाना शुरू किया। 2015 में मैंने फिर कैफ का जो कॉस्टिंग था वो पढ़ाना शुरू की थी, क्योंकि पहले जो है ये कॉस्टिंग नहीं था कैफ की, पहले कैफ 8 था। फिर 2016 में आई स्टार्टेड टीचिंग BFD का कुछ एरिया पढ़ाना शुरू कर दिया लिमिटेड सा। फिर उसके बाद अगर मैं आज की बात करूँ 2023 में फिर मैंने CFAP 3 पढ़ाना शुरू किया, MSA 2 पढ़ाना शुरू किया 2021 में। मैंने 2022 में मैंने CFAP 3 पढ़ाना शुरू कर दिया। आज अगर मैं बात करूँ तो करंटली आज मैं अलहमदिल्ला 5 चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। कैफ 3 CM, कैफ 6 MFA जिसका सेशन चल रहा है हमारा भी, इसके अलावा CFAP 4 BFD में मेरे स्टूडेंट का अलहमदिल्ला December 21 एंड December 22 मेरिट सर्टिफिकेट भी आया मेरे स्टूडेंट अलहमदिल्ला। इसके अलावा मैं पढ़ा रहा हूँ CFAP 3 SPM और लास्ट MSA 2। 5 पेपर में अलहमदिल्ला मेरी प्रेजेंस है। उसमें ये जो शुरू के 3 पेपर्स हैं ये मैं 100% पढ़ाता हूँ पूरे पूरे। 100% का मतलब है कि मैं आपको कोई, जिसे कहते हैं ना कि डेलीगेशन नहीं होगी इसमें। हर चीज़ जो है वो मैं खुद करा रहा होता हूँ। और इसमें ये है कि क्वेरीज का जवाब भी मैं खुद दे रहा होता हूँ, प्रैक्टिस भी मैं खुद करा रहा होता हूँ, कोई डेलीगेशन नहीं है, कोई डेलीगेशन। पहले इनफैक्ट मैं सिक्योरिटी का एरिया भी होता था, MFA के अंदर मैथ्स का एरिया भी होता था, वो भी मैं खुद कराता था।
ऑनलाइन वालों को। ठीक है, मगर ये जो दो हैं इनमें मैं 1/3 पढ़ा, 2/3 जो है वो दूसरी फैकल्टी है वो पढ़ा। ठीक है, तो अगर आप गौर करें इंटरेस्टिंगली, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कॉस्टिंग वालों से भी बात कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं ग्रुप ए के पेपर में ही मौजूद हूँ, जो KF3 CM है। ग्रुप बी के पेपर में ही मौजूद हूँ। E-FAP में ही मौजूद हूँ। और MSA के अंदर भी मौजूद हूँ। आप समझ रहे हैं? ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि तो अल्हम्दुलिल्लाह हर लेवल में मैं मौजूद हूँ। तो आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अवेल करने के लिए कि आप, मैं तो देखिए मेरा, जैसे मैं, आपको यहाँ नजर भी आ रहा है कि खाली KF6 नहीं, मैं आपको अपने तजुर्बे की बेस पे इंशाल्लाह आपको BFD CFAP में भी हेल्प, BFD में भी हेल्प कर सकता हूँ, CFAP 3 SP में भी हेल्प कर सकता हूँ, MSA2 में भी हेल्प कर सकता हूँ। तो ये एक आपने लॉन्ग टर्म एक समझे एसोसिएशन, एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है कि हमने सिर्फ और सिर्फ इस पेपर में साथ नहीं रहना है, इंशाल्लाह हमने ऐसा काम करना है, ऐसे काम करना है कि हमारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है ना यार, CA कंप्लीट करना है ना यार, CA क्वालिफिकेशन है ना, तो हम CA क्वालिफिकेशन तक पहुंच जाए, हम ऐसी अप्रोच से पढ़ें, हम इस तरीकेकार को फॉलो करें, कि मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करें कि यार हमारे लिए CA का जर्नी पे ज़्यादा मुश्किल ना हो। और मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि इतना मुश्किल नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 10% जो पूरे पाकिस्तान में लोग क्वालिफाई हो रहे हैं, उसमें ऑलमोस्ट 10% बच्चे वो होते हैं जो हमसे MSA2 पढ़ रहे होते हैं उस टाइम में। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले टाइम में भी ऐसा ही हुआ, उससे पिछले टाइम में भी ऐसा ही हुआ। 9-10% बच्चा ऐसा है, अल्लाह का शुक्र है, पूरे पाकिस्तान से जो बच्चा क्वालिफाई हो रहा है उसमें से 9-10% बच्चा ऐसा है जो हमें रिप्रेजेंट कर रहा होता है MSA2 लेवल। तो आप सोचें हम MSA2 लेवल पे किस लेवल पे लेके जा रहे हैं बच्चों को, माशाल्लाह। तो बाकी यार ये मेरा नंबर मौजूद है, कोई आपको क्वेरी होती है, कुछ होती है, मैं चाहे कैफ का बच्चा हो, चाहे CFAP का बच्चा हो, चाहे MSA का स्टूडेंट हो, हर स्टूडेंट को पर्सनली मैं खुद रिस्पॉन्ड कर रहा होता हूँ। कोई असिस्टेंट मैंने नहीं रखा हुआ फिलहाल अपने ये टेक्निकल वो करने के लिए, क्या कहते हैं, क्वेरीज का जवाब देने के लिए। ठीक है, एडमिन रिलेटेड मैटर के लिए बिल्कुल एडमिन है, मगर बाकी किसी काम के लिए कोई असिस्टेंट नहीं। तो आप मुझसे बिल्कुल राब्ते में रहें, अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। ठीक है ना, हमारी बात समझ आए तो और लोगों को भी बताएं आप। ठीक है, नंबर नोट कर लें, आपको इंशाल्लाह पूरे सेशन में आप बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि गाइडेंस भी ले सकते हैं, डायरेक्ट रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आ गई? ये तो कुछ मेरा इंट्रोडक्शन हो गया, नंबर आप नोट कर लीजिएगा। अब हम जरा कुछ KF6 MFA के बारे में बात करते हैं कि KF6 MFA का क्या सीन है, KF6 MFA कैसा पेपर है, KF6 MFA के प्री रिक्विजिट क्या है, और ये पेपर दुनिया में क्यों आया। तो KF6 MFA को जैसा कि ग्रिड से नजर आ रहा है, हम 3 में बांट लेते हैं। ग्रिड ए, ग्रिड सी। ठीक है जी, गौर से देखिएगा, हमने इसको 3 में बांट लिया, ग्रिड ए, ग्रिड बी, ग्रिड सी। अच्छा, इसमें काफी चेंजेस आ गई हैं, ये पेपर ज्यादा टाइम नहीं हुआ लॉन्च हुए हुए, नया पेपर है ये, क्योंकि इसमें चेंजेस भी बहुत ज्यादा आई हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा आई हैं। तो ग्रिड ए आपके सामने है। अच्छा, ये टीचिंग आर्ट्स को हटा दें, मैनेजरियल एनालिसिस है 30 से 40% वेटेज, फाइनेंशियल एनालिसिस रिस्क मैनेजमेंट अगेन 30 से 40% वेटेज, बजटिंग एंड प्रोजेक्शन 25 से 35% वेटेज। अच्छा, एक है मैनेजरियल एनालिसिस। देखें ना, इसमें थ्योरी आती है, एक है फाइनेंशियल एनालिसिस। ठीक है, ठीक है, और एक है बजटिंग एंड प्रोजेक्शंस का। इसमें क्या क्या आता है बताता हूँ मैं आपको। नहीं नहीं, मेजर चेंजेस नहीं आई है, फसाद। मेजर चेंजेस आ चुकी, पिछले टाइम में आ चुकी। और मैं अभी अपडेटेड किताब पे काम कर रहा हूँ, अलहमदिल्ला हमारी MFA की किताब है एक बेहतरीन वाली,
में सब चीज़ें मौजूद हैं, तो उसमें आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा, वेटेज वाइज बात करें तो कितना परसेंट वेटेज बता रहा है वो आपको? 30 से 40। अगेन 30 to 40। तो अगर मैं एवरेज निकालूं तो क्या बन रहा है एवरेज? अगर मैं एवरेज निकालूं तो 30 से 40 का मतलब 35 मार्क्स यहाँ से आएंगे ऑलमोस्ट। 35 मार्क्स यहाँ से आएंगे ऑलमोस्ट। 30 मार्क्स यहाँ से आएंगे। ये ग्रेड थोड़ी भारी होगी लास्ट में, पहले एक कम मार्क्स की। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये अच्छा, अब ये आप ध्यान में रखेंगे थ्योरेटिकल एरिया। ये जो है मेनली कैलकुलेशन और सम पार्ट थ्योरी। ठीक है। और ये जो लास्ट वाला एरिया ये भी मेनली कैलकुलेशन, मेनली इसमें है मगर बहुत कम है थ्योरी। पेपर का स्ट्रक्चर कैसे होता है ये भी सुन लें। पेपर का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये भी सुन लें। अच्छा, आपने एमएफए के बारे में क्या सुना? ये तो आपने बताया ही नहीं। आप लोग अगर अपना फीडबैक देना, आपने एमएफए के बारे में क्या सुना है? आसान है, मुश्किल है, कैसा है? हाँ जी। कोई बात आपके जहन में आती है? वकास कह रहे हैं मुश्किल है। अच्छा, वकास अहमद कह रहे हैं मुश्किल है। और कोई बताए? फराज फसाद कह रहे हैं मुश्किल है। अच्छा, और? मुश्किल पेपर मुश्किल आता है, अच्छा ये कह रहे हैं। और चैट के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं जी, आपके चैट में पढ़ रहा हूँ, पढ़ता रहूंगा इंशाल्लाह आगे भी। देखें, मेरा एनालिसिस ये है कि ये पेपर लेंदी है, पढ़ना लेंदी है, मगर मुश्किल नहीं है, सीरियसली स्पीक। ठीक है ना, मैं समझता हूँ इसको कि यस पेपर लेंदी आता है, लेकिन नॉट टू इजी बट नॉट वेरी डिफिकल्ट, आई थिंक मॉडरेट डिफिकल्ट। बल्कि आपस की बात है कि इससे पिछले टाइम में जो पेपर आया था स्प्रिंग 23 में, वो नहायत ही आसान आया था। 50% बच्चा पास हो गया था यार। 50% बच्चा पास होने किसे कहते हैं? आप मेरी बात समझिए, 50% बच्चा पास होना किसे कहते हैं? यानी कि आधा बच्चा पास हुआ। सीए में इतना अच्छा पासिंग परसेंटेज नॉर्मली होता नहीं है, पासिंग रेशियो यार नॉर्मली इतना अच्छा नहीं होता नॉर्मली। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? तो मेरे हिसाब से ये मॉडरेट है, मॉडरेट डिफिकल्टी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, पेपर का स्ट्रक्चर बताया थे आपको। पेपर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। थ्योरी प्रॉब्लम करती है अगर आपने थ्योरी को रिस्पेक्ट नहीं दी। नॉर्मली लोग थ्योरी के साथ सौतेला शुरू करते हैं। सौतेला समझते हैं? सौतेला समझते हैं कि पहली प्रायोरिटी नहीं देते, प्रायोरिटी नहीं देते। तो वहाँ प्रॉब्लम आती, तो वहाँ प्रॉब्लम आती। आप समझ रहे हैं, वहाँ प्रॉब्लम आती। अच्छा यार, पेपर में ना ऐसा है कि जो एमएफए का पेपर आता है ना, अच्छा थ्योरी भी यहाँ पे दो तरह की है। एक थ्योरी है जो बड़ी मजेदार थ्योरी है, एप्लीकेशन बेस्ड है, मॉडल्स है। और कुछ रॉ थ्योरी है। तो परेशानी की बात नहीं है, थ्योरी भी मैं पढ़ा दूंगा और कैलकुलेशन भी मैं पढ़ाऊंगा। सर आप कैसे थ्योरी पढ़ाएंगे? आपको आती है थ्योरी पढ़ानी? यार मैंने स्टार्ट ही जो किया है ना, पहला पेपर जो मैंने पढ़ाया है जिंदगी में, ओ लेवल का। ओ लेवल का जो मैंने पहला पेपर पढ़ाया ना 2005 में, ये मिड गई लाइन। सॉरी, लाइन मिड गई शायद। तो ये मैं 2005 में जब ओ लेवल पढ़ाना शुरू किया, पाक स्टडीज से पढ़ाना शुरू किया। पाक स्टडीज, पाकिस्तान स्टडीज से पढ़ाना शुरू किया, यानी कि पाकिस्तान स्टडीज का मैं टीचर रह चुका हूँ पहले। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो और थ्योरी MSA 2 में भी मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, CFAP 3 में भी थ्योरी है। CFAP 3 तो प्योर थ्योरी वाला पेपर है। तो थ्योरी के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ, थ्योरी के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ, और थ्योरी के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। आप देख रहे हैं? यानी सॉरी, ये क्या 6 में। तो आप परेशान ना हो, और मुझे तो मैं जब से ही शुरू हुआ है, सही है, उसमें तो
किसमें लिखा हुआ है? कहाँ झूठ लिखा हुआ है? हम्म। उसमें तो क्या नाम है आपका, अल्लाह भला करे, जो कैफ से तो जब से शुरू हुआ तब से मैं कर रहा हूँ। पाकिस्तान स्टडीज में जो लिखा हुआ है ना, देखें वो अब आपके कोर्स में भी नहीं है लाइबा। पहले पहले वो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि पाक स्टडीज का कोर्स हिस्सा पहले एमएफए के अंदर था। तो मैं एक सिर्फ समझाने के लिए बता रहा था कि भाई थ्योरी मैंने पढ़ाई हुई है, ऐसी बात नहीं है कि आप समझो कि यार। और थ्योरी में अभी करंटली CFAP 3 और एमएसए के अंदर ही पढ़ा रहा हूँ, खैर। अच्छा, अभी मैं जरा बात करता हूँ कि यार पेपर कैसे आता है और थ्योरी को कैसे लेके चलना चाहिए। मैं इस पर बात करता हूँ कि मैंने CFAP 3 वालों के लिए बात की। एमएफए का जो पेपर आता है, इसमें एक एरिया होता है एमसीक्यूज का। ये ऑलमोस्ट 15 मार्क का एरिया होता है। 1 मार्क का, 2 मार्क का, 1.5 मार्क का एमसीक्यू आता है। मुख्तलिफ 10-11 एमसीक्यूज होते हैं, नॉर्मली 8-10 एमसीक्यू तो समझ लो चलो। मगर 15 मार्क का एरिया होता है, 15 मार्क्स का एरिया होता है, बात समझ रहे हैं? तो सेकंड नंबर पे फिर एक एक सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है। तो एक आपके पास कैलकुलेट थ्योरी वाली साइड होती है, तकरीबन 35 से 40 मार्क्स। नहीं, 40 से 40 मार्क्स की ऑलमोस्ट, आप समझ लो 40 से 45 मार्क्स, ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट। और तकरीबन तकरीबन आप समझ लें इतने की कैलकुलेशन। कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा लगा लिया। आप मेरी बात समझ। तो 15 एमसीक्यूज है, बाकी आप देखें थ्योरी कैलकुलेशन ऑलमोस्ट बराबर है, ऑलमोस्ट बराबर है। ठीक है, कैलकुलेशन और थ्योरी ऑलमोस्ट बराबर है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर खाली कैलकुलेशन पे फोकस करके जाएंगे तो गड़बड़ है। इसका मतलब ये हुआ कि खाली थ्योरी पे फोकस करके जाएंगे तो भी गड़बड़ है। तो आपको बैलेंस लेके चलना है, कैलकुलेशन भी चलानी है, थ्योरी भी चलानी है। कैलकुलेशन पे भी काम करना है, थ्योरी पे भी काम करना है। मेरी बात समझ आ रही है? साइमल्टेनियसली काम करना है। अच्छा, एक चीज मैं इसमें और ऐड करता चलूं कि यार इस पेपर को लाने की वजह सुन लें। इसके अंदर ये जो कैफ 6 का पेपर है, ये बड़ा अनोखा पेपर है। ये बड़ा अनोखा पेपर है, जो कैफ 6 एमएफए का पेपर है, बड़ा अनोखा पेपर है। इसके अंदर बहुत सारे एरिया ऐसा है जो ओल्ड कॉस्टिंग में था। समझ रहे हैं? जो ओल्ड कॉस्टिंग में था, ये इसके अंदर जो एरिया है ना, इसके अंदर बजटिंग है, इसके अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, TMV। ये दोनों एरिया वो है जो ओल्ड कॉस्टिंग से आया है, जो ओल्ड कॉस्टिंग से आया है, जो पहले कॉस्टिंग होता था वहां से आया है। सही है। तो इस पेपर के अंदर जो है आपको, क्योंकि पहले कॉस्टिंग का कोर्स बहुत बड़ा होता था, बहुत बड़ा होता था, अब कॉस्टिंग का कोर्स छोटा कर दिया गया है। आसान भी हो गया इस वजह से वो काफी। इसके अंदर C-FAP-4 BFD का एरिया मौजूद है। जो BFD में आप एक लिमिटेड लेवल में वापस पढ़ोगे और फिर उसका एडवांस लेवल BFD में देखोगे आप। इसके अलावा इसके अंदर जो है C-FAP-3 SPM का एरिया है। इसके अलावा एक पेपर होता था पहले, ओल्ड BMBS कैफ 4 होता था पहले। ओल्ड कैफ 4 होता था बहुत पहले, पुरानी स्कीम में। पता नहीं आप में से कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को शायद पता भी नहीं हो। ओल्ड जैसे कॉस्टिंग पहले कैफ 8 होता था, आई डोंट नो, आपको पता है नहीं पता। इसी तरह ये BMBS पहले कैफ 3 होता था, सॉरी कैफ 4 होता था BMBS, जिसकी जगह पे ये MFA आया है। तो MFA के अंदर आपको कॉस्टिंग का फ्लेवर भी मिलेगा, C-FAP-4 BFD की भी अभी से बातें हो जाएंगी थोड़ी सी। C-FAP-3 SPM का फ्लेवर भी मिलेगा, BMBS का फ्लेवर भी मिलेगा। पहले इसमें QT भी था, QT एरिया उसने शुक्र है हटा दिया, हटा दिया। वरना पहले QT एरिया भी था भाई इसके पास। बात समझ आ रही है? ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा इसके अंदर एथिक्स का एरिया भी है। काफी सारा एरिया आई कैप ने अभी थोड़ा ट्रिम भी किया है। कुछ इरेलीवेंट डेटा डेटा हटा भी दिया है। पिछली अटेम्प्ट में काफी चेंजेस आई हैं सिलेबस में। ठीक है ना, कॉलेज QT भी होता था इसमें, तो बड़ी परेशानी हो जाती थी बच्चों को। तो ये सारा हिसाब किताब है जो आपको जहन में रखना होगा, जो जहन में रखना होगा। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? इसको नोट कर लें ताकि आपके जहन में आ जाए कि कैप्सिस में पढ़ने में सही बात है, थोड़ी दिक्कत हो सकती है, मगर इसका पेपर ज्यादा मुश्किल नहीं आ रहा। इस बार भी पेपर बड़ा आसान आया था। कुछ सवाल है जो बड़े प्रिडिक्टेबल हैं, जो पता होता है तकरीबन आ जाएंगे। इसमें काफी एफर्ट किया जाता है, इसीलिए टीचर्स की तरफ से भी और स्टूडेंट की तरफ से भी। बात समझ आ रही है? नोट करें इसको जरा प्लीज।
हाँ, कोई सवाल है किसी का, पूछ सकते हैं भाई। ऑथिक्स एथिक्स जो नहीं डिफरेंट है, ऑडिट वाला जो एथिक्स था वो हटा दिया पहले। पहले ऑडिट वाला एथिक्स भी यहाँ पे आ रहा था, कॉन्फिडेंशियलिटी इंटेग्रिटी वगैरह वो सब हटा दिया इसने यहाँ से, ठीक है ना, वो इसने यहाँ से रिमूव कर दिया। अच्छा, अप्रोच क्या होनी चाहिए? देखिए अप्रोच, पहले कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं, फिर थ्योरी की बात कर लेते हैं। पहले अप्रोच बात कर लेते हैं, कैलकुलेशन वाले एरिया की बात कर लेते हैं, फिर थ्योरी की बात कर लेंगे। अच्छा, एमसीक्यूज का मतलब ये है कि अब आपको 100% कवरेज करके जाने हैं। इस पेपर का मसला ये है कि बच्चे कवरेज नहीं कर पाते, कवरेज पूरी नहीं करके जा रहे होते। आपने ऐसा नहीं करना है, आपने ऐसा नहीं करना है, कवरेज पूरी करनी है, कवरेज तगड़ी रखनी है, ठीक है। अच्छा, अप्रोच क्या होगी जरा गौर से देखिएगा। अप्रोच फॉर कैलकुलेशन एरिया, कंप्यूटेशनल एरिया, जो भी कंप्यूटेशनल एरिया होगा उसकी अप्रोच अलग देख लें, और थ्योरी की अप्रोच अलग देख लेंगे। कंप्यूटेशनल एरिया की अप्रोच क्या होगी सबसे पहले? ये वो है जो कॉस्टिंग में भी इस्तेमाल होती है। अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स, अंडरस्टैंड बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक, पहले बैकग्राउंड समझेंगे। फिर सेकंड नंबर पे क्या करेंगे, पहले आपने बैकग्राउंड समझ लिया, उसके बाद उसकी इजी इलस्ट्रेशन करेंगे 2+2 4 टाइप की। फिर तीसरे नंबर पे जब आप इजी इलस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद हम करेंगे क्वालिटी प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये क्वालिटी प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ से होंगे? ये क्वालिटी प्रैक्टिस क्वेश्चन मुख्तलिफ बुक से होंगे, एसीसीए से भी होंगे, कुछ आईसीएमए के भी हम कर सकते हैं, सही है ना। और फिर उसके बाद कुछ हम करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे आई कैप पास पेपर्स। कहाँ से आ जाएंगे ये? ओल्ड सीएमए। ये बात समझ आ रही है? ये हमारी अप्रोच हो। अच्छा, 3 वादे मैं हमेशा लेता हूँ, वो आपसे आज दिए जाएंगे। 3 वादे जो मैंने कॉस्टिंग में भी बोला था पास में, अगर आपने मुझसे कॉस्टिंग पढ़ा हो, आज ही बात हुई और आगे भी बात होगी। 3 वादे आपने करने हैं मुझसे। पहला वादा है नो पेंडिंग लेक्चर। ऑनलाइन क्लासेस में आपको बहुत फायदे हैं, आपका आने आने का टाइम बच गया, आने जाने की फौरी एफर्ट बच गई, आने जाने का जो कॉस्ट था पेट्रोल वैसे ही महंगा हो गया वो बच गया। आप अपनी मर्जी से लेक्चर ले सकते हो, घर बैठ के ले सकते हो, अपने पेज से ले सकते हो, बार बार ले सकते हो, रिपीट कर सकते हो। तो इतनी सारी सहूलतें आ गई हैं, तो भाई अब तो पढ़ लिया जाए। नहीं, इस पे एक मैंने अभी पिछले सेशन में बात कोट की थी, मैं वापस कोट कर रहा हूँ कि मैं लास्ट वीक एक ऑडिट फर्म के पार्टनर से नहीं, पार्टनर के पार्टनर से, यानी कि सीनियर पार्टनर से मिला, यानी कि चेयरमैन से मिला, यानी कि वो पार्टनर के ही पार्टनर थे। उनसे बड़ा डिस्कशन हुआ, फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ। फिर एक बात निकली, उन्होंने कहा यार इतनी आसानियां आप लोग कर रहे हो, आप ये भी कर रहे हो वो भी कर रहे हो स्टूडेंट के लिए, फिर क्यों नहीं स्टूडेंट पढ़ रहा? तो इसका जवाब भी उन्होंने खुद ही दे दिया। उन्होंने कहा इसका जवाब ये है कि फैसिलिटीज बढ़ती जा रही है ना, तो बच्चा ढीला होता जा रहा है। उन्होंने बड़ी प्यारी मिसाल दी, आप लोग भी हंसेंगे जो उन्होंने मिसाल दी। उन्होंने कहा कि स्कूल में वो बच्चा सबसे ज्यादा लेट आता है जिसका घर सामने होता है। क्या कहा उन्होंने? स्कूल में सबसे ज्यादा लेट वो बच्चा आता है जिसका घर सामने होता है, स्कूल के सामने होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है जिसके पास जितनी फैसिलिटी होती है ना, वो उतना ज्यादा उसका, वो उतना रिलैक्स हो जाता है, वो रिलैक्स हो जाता है। तो अभी ये हो गया कि ऑनलाइन में इतनी आसानियां हो गई आप लोगों के लिए, जिंदगी आसान हो गई है, मगर उसमें क्या हुआ है कि बहुत रिलैक्स हो गया, जिसकी वजह से आपको भी परेशानी होती है, फिर आपका टीचर भी, राइट की बात है यार, रिजल्ट अगर अच्छा नहीं आएगा तो आपका टीचर परेशान होगा ना यार। तो भाई पहला काम आपने ये करना है, नो पेंडिंग लेक्चर। इसके लिए मैंने फॉलोअप की एक्सरसाइज भी रखी है। जो लोग मुझसे कॉस्टिंग पढ़ते हैं उनको पता है ऑलरेडी कि फॉलोअप कैसे होता है, बाकी लोगों को मैं समझाता हूँ फॉलोअप में हम करते क्या है। फॉलोअप में हम करते क्या है? अच्छा, दूसरा प्रॉमिस आपने ये करना है, मेक प्रॉपर रजिस्टर। यार रजिस्टर आपका एसेट है, प्लीज यार रजिस्टर तगड़े तरीके से बनाना है।
चाहे आप कैलकुलेशन वाला एरिया कर रहे हो या थ्योरी वाला एरिया कर रहे हो, तो सब आपको गाइड कर दिया जाएगा स्पेसिफिक लेक्चर में। मेक प्रॉपर रजिस्टर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और बात आपने करना है, डोंट मिस टेस्ट। ये ऑल टेस्ट प्रॉपर रेगुलरली। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है कि वॉल्ट इज रेगुलर, ये वादे करें प्लीज, ये 3 वादे आपने करने हैं, कि आपकी आसानी के लिए बता रहा हूं मैं यार। पेंडिंग लेक्चर रखेंगे आपको नुकसान होगा, टेस्ट टाइम पे नहीं देंगे रिवीजन नहीं हो पाएगा, रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन नहीं करेंगे रिवीजन में बहुत मसला होने वाला है। ये बात समझ आ रही है? ये बताता हूँ, सब बताता हूँ मैं। शाइस्ता ये भी बताता हूँ, फरासत ये भी बताता हूँ कि वीक में कितनी क्लासेस होती है। सॉरी, ये किसका सवाल है? ये फसाद का सवाल है, सॉरी। अच्छा, एक बात और भाई मैं यहाँ पे करता चलो, हमारा फॉलोअप का भी सिस्टम होता है। फिर मैं ये बात करूंगा कैफ का पेपर आया क्यों। हमारा फॉलोअप का सिस्टम होता है। अच्छा, ये एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये अप्रोच में हमने क्या किया, पहले बैकग्राउंड समझना है, इजी इलस्ट्रेशन सॉल्व करनी है, क्वालिटी प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं, आई के पास पेपर करने हैं, फिर काम रुकेगा नहीं यहाँ पे यार। इसके आगे भी 3 काम करने हैं आपने। ये सारा आपको मेरी किताब में मिल जाएगा इंशाल्लाह, जो कैफ सिक्स की डेडिकेटेड किताब है। रेगुलर रिवीजन करना है, ये नहीं पढ़ के भूल जाए, ऐसा नहीं करना है, रिवीजन करते रहना है। ठीक है, गिव टेस्ट एंड आखिर में मैं बता रहा हूँ ईयरली पेपर। सॉल्व अटेम्प्ट वाइज पेपर्स। इसका बहुत फायदा है, इसका बहुत फायदा है। क्या ये बात समझ आती? क्या ये बात समझ आती? ठीक है जी, आगे बढ़े। अच्छा, मैं फॉलो पे बात करता, देखिए फॉलो का तरीकेकार ये होता है, ये जाके हमारी अप्रोच खत्म होगी। मैं थ्योरी भी बात करता हूँ, पहले कैलकुलेशन को कंप्लीट कर, कैलकुलेशन को हमने कंप्लीट किया। देखिए फॉलो का तरीकेकार हमारा ये होता है कि हमारा एक एडमिन का बंदा हर मंथली बेसिस पे, ये अब आप देखें एक्स्ट्रा कितनी एफर्ट हो रही है आपके लिए। आपके लिए कितनी एफर्ट हो रही है देखिएगा, जो ऑलरेडी हमसे पढ़ चुके हैं उनसे आप जरूर पूछिएगा कि ये किस तरह से हम करते हैं, मैं आपको बता भी देता हूँ। मंथली फॉलोअप कैसे होता है देखिएगा। पहले स्टेप में ये होता है कि 4 सवाल किए जाते हैं। 4 सवाल किए जाते हैं। पहला सवाल किया जाता है हाउ मेनी लेक्चर्स कवर्ड, कितने लेक्चर कवर किए आपने। दूसरा, नंबर ऑफ पेंडिंग लेक्चर, ये बताएं कि पेंडिंग लेक्चर कितने चल रहे हैं, कि हमसे आप कितने पीछे हैं, हमारे से आप कितने लेक्चर पीछे हैं। ठीक है, ये बताएं। तीसरे नंबर पे फिर हम ये नहीं करते कि पेंडिंग लेक्चर पूछ के छोड़ दिया, डेडलाइन टू कवर पेंडिंग लेक्चर, कि आपके कब तक कवर हो जाएंगे। और लास्ट, फिर जब ये हो जाता है तो उसके बाद हम ये भी फीडबैक लेते हैं कि आपको बातें समझ आ रही हैं, आर यू सेटिस्फाइड विद द कोर्स, इस कोर्स अंडरस्टैंडेबल, कोई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है तो वो बताएं। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये पूरा फॉलोअप का सिस्टम होता है, ये सारे के सारे रेस्पॉन्सेज जो एक एक बच्चे को मैसेज करके एडमिन हमारा मैसेज करता है, उसके बाद सारे रिप्लाईज लेता है, ये रिप्लाई एक जगह जमा होते हैं। उन रिप्लाई को पर्सनली मैं रिव्यू करता हूँ, उन रिस्पॉन्सेज को पर्सनली रिव्यू करता हूँ, फिर मेरा एक वॉइस नोट जाता है। ये तो पहले आला स्टेप हो गया, उसके बाद क्या होगा, कि गैदर ऑल दीज, इन डेटाबेस, एक डेटाबेस बनाया जाता है। ठीक है ना, देन आई रिव्यू पर्सनली, मैं खुद पर्सनली रिव्यू कर, और सिर्फ रिव्यू करके छोड़ता नहीं हूँ मैं। वॉइस नोट इज शेयर्ड बेस्ड ऑन स्टेटस, जो भी स्टेटस होता है, क्रिटिकल है आपका स्टेटस, अच्छा है बुरा है जो भी है,
आप मुझे खुद बताएं यार, ये क्यों किया जा रहा है, ये इतना ज़्यादा एफर्ट क्यों किया जा रहा है, इंडिविजुअल लेवल पे मैसेज क्यों किए जा रहे हैं, फिर आपका मैसेज सुन के आपको इंडिविजुअल लेवल पे वॉइस नोट फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, ताकि यार आप परेशान ना हो जाए, ताकि आप टाइमली लेक्चर कवर करें, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। मेरी बात समझ आ रही, मेरी बात समझ आ रही। तो यार ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि आप परेशान ना हो, जमीर जाग जाए। क्या बात कर दी आपने, सही कहा लाहिबा अमजद, कि जमीर जाग जाए बिल्कुल। और वॉइस नोट में मेरी फिर डायरेक्शन भी होती है, सिर्फ ये नहीं होगा कि मैं को बुरा भला कहूंगा, खुदा ना खाते कि लेक्चर नहीं कवर किया और ऐसा है और वैसा है, नहीं। आपको डायरेक्शन दी जाएगी कि यार ठीक है, आप इस तरह की डेडलाइन बनाओ, इस तरह का प्लान बनाओ, आपको परेशानी ना हो। ठीक है, तो ये 3 वादे इसीलिए करवा रहा हूँ मैं यार, ताकि परेशानी ना हो। अच्छा, एक चीज हम और देख लेते हैं कि थ्योरी के लिए क्या अप्रोच होगी, फिर हम अपना स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेंगे कि हमारी क्लासेस चलेंगी कैसे। ठीक है, अच्छा ये आपने नोट करिए, कैलकुलेट अप्रोच फॉर कंप्यूटेशनल एरिया, ये नोट करें जरा। और इसी के बराबर मैं कर देता हूँ अप्रोच फॉर थ्योरी। तो नोट करें जरा 1 मिनट के लिए। अच्छा, मैं थ्योरी की जो बात आपसे करने जा रहा हूँ ना, ये मैं आपको अपने तजुर्बे की बेस से बता रहा हूँ। ये वो तजुर्बा है जो C-FAB 3 में आपको हेल्प करेगा, ये वो तजुर्बा है जो आपको MSA 2 में हेल्प करेगा। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे थोड़ा बता दूं, फिर थ्योरी के अप्रोच से बात करूंगा। ये MFA का बैक पेपर आया क्यों है, ऐसा पेपर पहले कभी था नहीं। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये इससे बड़ा लिंक है, जो मेरी पेपर है ना, जो मैं पेपर पढ़ाता हूँ उससे बड़ा लिंक है कि MSA का पेपर क्यों आया, MFA का पेपर। यार एक पेपर है, आपको पता है, C-FAB 4 BFD, और एक पेपर है C-FAB 3 SPM। इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, इवन तो इसमें अब थ्योरी आने लगी है, और ये थ्योरेटिकल पेपर। एक पेपर आपको पता है और है, जो इन दोनों को पास करने के बाद खुलता है, वो है MSA 2। और सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, मजे की बात ये कि जो MSA 2 का पेपर था ना, ये MSA 2 का पेपर, इस MSA 2 के पेपर में मसला ये था कि ये जो MSA 2 का पेपर था, आखिरी पेपर, ये केस स्टडी पेपर होता है। ये केस स्टडी पेपर होता है, और ये इतना बड़ा पेपर होता है, 16 पेजेस का क्वेश्चन पेपर होता है। आप समझे, अखबार पढ़ रहे हैं, अखबार समझते, 16 पेजेस का समझो क्वेश्चन पेपर होता है, 16 पेजेस का। अब जब ये पेपर में हम लोग पढ़ाते थे, तो मसला ये आता था कि इस पेपर में जो बातें हैं वो ना BFD में थी ना C-FAB में थी। C-FAB 4 BFD और C-FAB 3 SPM, ये बिल्कुल अलग डायरेक्शन में जाते थे, और MSA 2 अलग डायरेक्शन में जाता था। हालांकि इन दोनों को पास करके MSA 2 खुलता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, इन दोनों को पास करके MSA 2 खुलता है, इन दोनों को पास करके। नहीं, टाइम 3 घंटे का नहीं होता, 3.25 घंटे का पेपर होता है, बहुत बड़ा पेपर होता है ये, 3.25 घंटे का। रीडिंग टाइम भी इसके साथ होता है। 16 पेजेस का पेपर, सिनेरियो बेस्ड पेपर, ICW से इंस्पायर, 3 घंटा 45 मिनट का पेपर। सबसे बड़ा पेपर होता है ये CA का, जब भी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट में आ रहे हैं। तो हमें बड़ा मसला होता था, बीइंग एन MSA 2 टीचर, हम कहते थे यार ना वो MSA 2 यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, ना यहाँ से कनेक्ट हो रहा है। तो ICAP ने कुछ अर्से पहले क्या किया कि जो बातें MSA 2 में पूछी जाती है, वो BFD के अंदर कुछ चेंजेस लाया। उसने कुछ बातें MSA 2 वाली C-FAB 4 में डाल दी, कुछ बातें MSA 2 वाली C-FAB 3 में डाल दी, ताकि ये अलाइन हो जाए। बैकग्राउंड सुनिएगा, MFA किससे कनेक्टेड है। अच्छा, एक और मसला आता था, जो C-FAB 4 BFD था ना, इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है, मेजोरिटी वो थे जो पहली बार बंदा C-FAB में पढ़ता था। इसके अंदर भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे थे। तो अब ICAP ने क्या किया कि चूंकि MSA 2 वाली चीजें यहाँ जा रही हैं, गौर से सुनिएगा, MSA 2 की कुछ चीजें BFD और SPM में जा रही हैं, तो ये भारी ना हो जाए, तो कुछ थोड़ा बहुत इन्होंने क्या कि जिस तरह MSA 2 की बेस बन रही है यहाँ पे, इसी तरह इन दोनों पेपर की बेस बन रही है कहाँ पे, MFA में। जो कैफ 6 MFA के अंदर बातें आ रही हैं, मैं आपको गारंटीड बता रहा हूँ यार, आप अपने सीनियर से पूछिएगा, आप अपने दोस्त से पूछिएगा जिसने साल भर पहले MFA दिया था, वो CA फाइनलिस्ट है, वो आपको सेकंड करेगा। और मैं खुद भी टीचर हूँ BFD और SPM का, कि जो बातें आप कैफ 6 MFA में पढ़ेंगे, वो बातें आपको C-FAB 4 BFD में भी काफी हद तक रिपीट होती नजर आएंगी, विद मोर एडवांसमेंट। हाँ, एडवांसमेंट है, ऐसा नहीं है एडवांसमेंट नहीं है, एडवांसमेंट है, मगर आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि आपका कैफ 6 का जो कॉन्सेप्ट है, वो समझो BFD और SPM में हेल्प कर रहा है। यानी कि अब चेन ये बन रही है कि कैफ 6 आपके BFD और SPM को हेल्प कर रहा है, और BFD और SPM अब आपके MSA 2 को हेल्प कर रहा है, जो कि पहले नहीं करता था। ठीक है, तो ये पूरी एक हेयर की है, पूरी एक हेयर की। और ये जो आप कैफ 6 MFA में पढ़ रहे हो, मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ, ये आपको कैफ C-FAB 4 BFD में भी काम आएगा,
C53 ST में भी काम आएगा और इनडायरेक्टली आपको ये MSA2 में भी काम आएगा यार, MSA2 में भी काम आएगा। जाएगा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा नहीं जाएगा। आप इसको समझो, ये एक हमारी पार्टनरशिप बनने जा रही है, ये सब इंटरकनेक्टेड है। आप आज अपनी बेस स्ट्रॉन्ग कर लो, जो उर्दू में वर्ड होता है ना कि बेस तगड़ी कर लो यार। अगर आपकी यहाँ पे बेस अच्छी हो गई तो मैं आपको बताऊं, आपको इंशाल्लाह C-FAP4 BFD में भी आसानी होगी और C-FAP3 ST में भी आसानी होगी। मेरी बात समझ आ रही है कि MFA का बैकग्राउंड क्या है? MFA का पेपर आए इसीलिए ताकि आपकी बेस बन जाए, आपकी आगे की जिंदगी आसान हो जाए। आज आप फुल टाइम स्टूडेंट हो, कल आप फुल टाइम स्टूडेंट नहीं हो गए, कल आप पार्ट टाइम स्टूडेंट हो गए। कल आपको फुल टाइम फर्म में देना पड़ेगा, कल आप सुबह से शाम तक फर्म में चले जाओगे। जब आप C-FAP में होगे, फर्म में जाओगे, तो उस वक्त बेस कहाँ से स्ट्रॉन्ग करोगे? बेस आज स्ट्रॉन्ग कर लो। ये थिंकिंग है आई कैप। नेक ख्याल है आई कैप का। हाँ भाई एग्री करेंगे, नेक ख्याल है आई कैप का। सही सोच रहा है आई कैप। हाँ भाई सही सोच रहा है आई कैप। मेरी बात समझ आ रही है? तो यार जस्ट टेक इट एज अपॉर्चुनिटी यार, टेंशन नॉट, गेम आगे बढ़ाएं और क्या। ठीक है, तो इसीलिए देखो कैलकुलेशन भी आपकी पक्की होनी चाहिए क्योंकि BFD में कैलकुलेशन है, आपकी थ्योरी पक्की होनी चाहिए क्योंकि C-FAP3 में थ्योरी है। और ये आपको इनडायरेक्टली इंशाल्लाह CA की क्वालिफिकेशन तक हेल्प करेगा। बेस बनाई जा रही है, बेस बनाई जा रही है। मैं ये बातें दावे से इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि यार मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये भी पढ़ा रहा हूँ, मैं ये भी पढ़ा रहा हूँ, मैं MSA2 भी पढ़ा रहा हूँ। क्या चाहिए आप, क्या चाहिए? ठीक है जी, आगे बढ़े। अच्छा अब हम आ जाते हैं जरा कि थ्योरी के लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए, फिर क्लास का स्ट्रक्चर डिस्कस करके क्लास को आज के सेशन को एंड कर देंगे। देखें जब आप थ्योरी करेंगे तो थ्योरी के लिए अप्रोच ही होनी चाहिए सबसे पहले, जो हम अपने लेक्चर में करेंगे, अंडरस्टैंड ऑल कॉन्सेप्ट। पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए। पोर्टर 5 फोर्सेस का कॉन्सेप्ट क्या है, बोस्टन मैट्रिक का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की मेन कॉन्सेप्ट क्या है, स्टेजेस क्या शो करती हैं। पहले आप सारे कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लें, फिर आप क्या करें, राइट डाउन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अपने नोट बनाएं, अपने नोट बनाएं, किसी के नोट फॉलो ना करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने बनाएं, मेक योर ओन नोट्स। मेक योर ओन नोट्स। तीसरे नंबर पे क्या करें अब, लर्न इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखें याद करना है, बिल्कुल करना है, मगर तीसरे नंबर पे आ रहा है, अपने नोट्स को याद करें। अपने नोट्स की ओनरशिप आपकी होगी ना, तो वहां से याद करना भी आसान होगा। बुक से याद करना इतना आसान नहीं होता, नोट से याद करना आसान होगा क्योंकि वो आपकी लैंग्वेज में लिखा है, क्योंकि वो आपने लिखा हुआ है, आपकी राइटिंग में लिखा है, आपकी ओनरशिप है, आप उसको ओन करते हो। मेरी बात समझ आ रही? पहली चीज अंडरस्टैंडिंग है, डायरेक्ट रटे लगाने नहीं बैठ जाना, डायरेक्ट रटा लगाने, डायरेक्ट लर्न करने नहीं बैठ जाना। पहले आपने अंडरस्टैंड करना है, फिर आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाने, नोट बनाने, और फिर उसके बाद आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने याद करना है, और फिर उसके बाद क्या करना है, सॉल्व प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ कि आपको C-FAP3 में भी हेल्प करेगी। सॉल्व प्रैक्टिस क्वेश्चन इन रिटन फॉर्म। फुल आंसर, नॉट जस्ट बुलेट। बुलेट नहीं चाहिए, बुलेट नहीं चाहिए, फुल आंसर चाहिए। एंड देन मेक मिस्टेक लॉग। कंपेयर योर आंसर, कंपेयर योर आंसर with suggested solution. Compare your answer with suggested solution. Write down missing points separate. जी बिल्कुल, मैं बताऊंगा फसाद कुछ में और कुछ में आपको खुद अपनी जजमेंट यूज करनी होगी। लेकिन तब जाके कहानी खत्म होगी ना।
यहाँ जाके कहानी खत्म होगी। जब तक आप अपने आंसर को मैच नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आंसर को मैच नहीं करेंगे और गलतियां नहीं लिखेंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि आप क्या कहाँ कितना दूर हो। थ्योरी में मसला ये है कि लोग भागते हैं थ्योरी से। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, पता नहीं आप लोगों को अच्छी लगती नहीं लगती, बहुत सारे लोगों को थ्योरी अच्छी नहीं लगती। मेजोरिटी लोगों को थ्योरी अच्छी नहीं लगती, ऐसा है नहीं है, मुझे बताएं ऐसा है नहीं है। तो वो थ्योरी से भागते हैं, थ्योरी में मेहनत नहीं करना चाहते। हालांकि थ्योरी के आधे मार्क्स हैं यार, आधे मार्क्स कैलकुलेशन के मैं पहले बता चुका हूँ, आधे मार्क्स थ्योरी, हमारा कोर्स भी ये कहता है। तो यार मैं ये बातें आज आप इसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे आपकी अटेंड बहुत प्यारी है यार। आपका रिजल्ट सिर्फ आपके लिए जरूरी नहीं होता, आपके टीचर के लिए भी जरूरी होता है यार। आपके टीचर की भी मोटिवेशन होती है, आपके टीचर की भी खुशी होती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? और कौन टीचर चाहेगा कि इसका स्टूडेंट पास ना हो? तो मैं ये सारी बातें आज आपको तजुर्बे की वजह बता रहा हूँ। मेरा जो 18 साल का तजुर्बा है, 9 साल ओ एन 11 वगैरह पढ़ा के, 9 साल सीए में आके, ये मैं आपको तजुर्बा अपना इसलिए ट्रांसफर कर रहा हूँ कि यार मैं नहीं चाहता कि अब आप जो है ना अनफॉर्चुनेटली पास ना हो। ये सारे मसले आप खुद बताओ ईमानदारी से, अगर आपने एक सिंसियर एफर्ट कर लिया, फिर क्या रीजन है? टेक्निकल साइड का मसला नहीं है यार, मैं क्या इसमें क्या टेक्निकली आपको पीछे कर सकता हूँ? मैं तो वो बंदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जो बीएफडी और एसपीएम पढ़ा रहा हूँ। तो टेक्निकली अगर क्या ऐसा है कि कैफ सिक नहीं, कैफ टेक्निकली तो मैं आपको पढ़ा ही दूंगा यार, टेक्निकली कोई मसला थोड़ी है। कॉन्सेप्ट बताना कोई मसला थोड़ी है, मैं तो सालों से ये सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ, इनफैक्ट एफएसए भी पढ़ा रहा हूँ, ये आप लोगों में सब बंदा ही कहानी। बीएफडी मेरिट भी आ गया हमारे स्टूडेंट का माशाल्लाह। मेरा अभी जो काम है वो ये है कि यार सिर्फ पढ़ाना काम नहीं है, आपको एक डायरेक्शन देना, एक विजन देना काम है कि भाई आप अभी से समझ लो चीजें, ताकि ब्रॉडर पिक्चर सीए कंप्लीट करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, चलो उसको नोट कर लो कि यार आपने ना पूरा एंड तक लेके जाना है। अच्छा अब एक तरीकेकार देख लेते हैं, फिर सेशन को एंड करते हैं। 5 बज रहे हैं, मैं 5 बजे एंड करना था, असर की नमाज का भी टाइम हो जाएगा। और यार ये अगर ये बातें आपको बहुत अच्छी लग रही है, मुनासिब लग रही हैं, आप डेमो लें प्लीज। डेमो अवेलेबल है, डेमो अवेलेबल है, डेमो चलाएं, कोई मसला नहीं है। चेक करें कि भाई जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ क्या ये फुलफिल हो रही हैं। उन लोगों से जरूर फीडबैक लें जो पहले मुझसे पढ़ चुके हैं। इसके अलावा यार अगर आपको ये बातें समझ आए, रीजनेबल लगे, अच्छी लगे, काम की लगे, आपको लगे ये अप्रोच काम की है, तो यार ये बातें आप आगे भी और लोगों को फॉरवर्ड कर सकते हैं, हो सकता है उनको भी फायदा हो जाए जो स्टूडेंट से बात। अच्छा बाकी हमारा तरीकेकार क्या होगा, तरीकेकार सुन लें। हमारी 2 लाइव क्लासेस होंगी वीक में छोटी सी, और 3 से 4 रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। 2 लाइव क्लासेस होंगी। अभी जो नेक्स्ट लाइव क्लास होगी वो हमारी थर्सडे को होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो लाइव क्लास होगी वो थर्सडे को होगी, वो होगी 7 PM। ठीक है, अब थर्सडे को मिलेंगे 7 बजे, नया टॉपिक शुरू करेंगे, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी से स्टार्ट करेंगे। ट्यूसडे और थर्सडे हमारी इंशाल्लाह लाइव क्लास हुआ करेगी। और उसके अलावा आपको 3 से 4 रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। लाइव क्लास में आप लोग आइएगा, देखें, नहीं आएंगे तो मेरा मोटिवेशन लेवल भी डाउन हो जाएगा, वो फिर जाहिर सी फिर मैं 100% रिकॉर्डेड पे चले आऊँगा। मैंने कहा मैं चाह रहा हूँ लाइव पे आए। हाँ डेमो, डेमो अभी डेमो चलेगा 2 हफ्ते तक, ये पूरा महीना डेमो है फसाद। तो 3 4 रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि आपको कवर करने होंगे अगली लाइव क्लास से पहले। अगली लाइव क्लास से पहले कोर्स पेपर से 1 महीने पहले खत्म हो जाएगा। क्वेरीज के लिए मेरा नंबर वापस नोट कर लो, किसी की कोई क्वेरी होती है आप मुझे थ्रू आउट द सेशन इंशाल्लाह, आप इंशाल्लाह जो है ना क्या कहते हैं मुझसे राब्ते में रह सकते हो, कोई सी बात नहीं। अच्छा एक और बात समझ लें कि यार ये लेक्चर कौन से होंगे सर, ये तो आप जो रिकॉर्डिंग देंगे पुरानी होगी, जी बिल्कुल पुरानी होगी, मगर ये लाइव इंटरेक्टिव क्लास की रिकॉर्डिंग होगी। जैसे अभी हो रहा है ना कि आपके मैं नाम ले रहा हूँ, इंटरेक्शन हो रही है, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस की रिकॉर्डिंग है। तो लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस की रिकॉर्डिंग में फायदा ये हो जाता है कि एक तो स्टूडेंट की क्वेरीज वहाँ पे रिस्पॉन्ड हो जाती हैं, और स्टूडेंट लेवल पे सॉल्व होता है लेक्चर। मैं आइसोलेशन में बैठ के कहीं रिकॉर्डिंग कर लूंगा तो वो शायद वो मेरे लेवल पे होगा, वो स्टूडेंट के लेवल पे नहीं होगा, मैं अपने लेवल से सारी बातें कर रहा हूँ। लाइव क्लास में फायदा ये हो जाता है कि आप चूंकि स्टूडेंट के साथ होते हो लाइव क्लास में, तो आपको स्टूडेंट के लेवल पे जाना पड़ता है। रिकॉर्डिंग अपलोड होगी, यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगी, पोर्टल पे भी अपलोड हो जाएगी, और उसका लिंक आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। जो ग्रुप्स है ना व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। कोई व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, मुझे इस नंबर में मैसेज कर दे, मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा। मगर आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो कि यार देखो पेपर निकालो, और पुरानी जो 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 रिकॉर्डेड क्लासेस है उससे वो तो ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि उसमें ज़्यादा डिटेल बात हुई है, ज़्यादा डिटेल बात हुई है। ठीक है, किसी का कोई सवाल है, कुछ बात समझ आई, कुछ अप्रोच समझ आई, कुछ रीजनेबल लगी, कुछ बातें काम की लगी, हाँ, कुछ फायदा हुआ आज के सेशन से, चलो यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह थर्सडे वाले दिन 7 बजे मुलाकात होगी, लिंक यही रहेगा, ग्रुप फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको बात समझ आती है तो आप और लोगों को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा प्लीज़, 2 मिनट रखिएगा। और एक लास्ट बात बस मैं करता चलूँ जो मैं हमेशा करता हूँ, एक लास्ट बात। देखें यार मैं जितनी मेहनत कर दूँ, जितनी अप्रोचेस बता दूँ, जितने टोटके बता दूँ,
अगर अल्लाह की मर्जी शामिल नहीं होगी तो हम पेपर पास नहीं कर सकते, पता नहीं बात आपको। तो मेहनत तो हमें करनी है, हमारा काम मेहनत करना है, हम करेंगे, मगर हमें ये भी इंश्योर करना है कि अल्लाह की मर्जी शामिल हो। तो लास्ट में बस मैं एक बात करूंगा कि यार आपने कोशिश ये करना है कि मेहनत के साथ साथ दुआ भी करनी है। देखें जितनी आप दुआ करेंगे उतना आप चांसेस बहुत बड़े अच्छे हो जाएंगे। दुआ से तो तकदीर भी चेंज हो जाती है, तो ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो आपने दुआ करनी है, अपने लिए भी दुआ करनी है और लोगों के लिए भी दुआ करनी है। सही है, हो सकता है किसकी दुआ किसके हक में पता नहीं कबूल हो जाए। ठीक है, चले अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे थर्सडे को मुलाकात होती है 7 बजे लाइव में। कोई सवाल हो, कन्फ्यूजन हो, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।